जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ कंक्लूड करने अपने चैप्टर 5 के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे, हमने 100 कर लिए। अब इसके बाद 18 एमसीक्यूज़ हमारे रह गए थे जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 101 से 110 तक कोई ऐसा एमसीक्यू जो समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। 106, चलिए 106 डिस्कस करते हैं। कह रहा है इफ वी कंसीडर एन इंडस्ट्री कंपोज्ड ऑफ मैनी सेलर्स ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को अंडरलाइन कीजिए। क्या ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक है, इम्परफेक्ट, ये क्लियर हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है एंड इफ एंट्री इनटू दिस इंडस्ट्री इज फ्री, और एंट्री भी फ्री है। बताइए इम्परफेक्ट कंपटीशन में वो कौन सा केस है जिसमें एंट्री फ्री है या तकरीबन फ्री है? वो कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली में तो है मैनी सेलर्स होते ही नहीं है। ओलिगोपोली में सेलर्स होते हैं 2 से ज्यादा, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और एंट्री फ्री होती है। ये इससे एग्री करते हैं, यानी उसने मैं क्लियरली नाम नहीं बताया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई वो सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे पूरा उतरती हैं। नेक्स्ट, we should expect the long run equilibrium position of the typical firm in this industry to have which of the following properties? वो कहता है जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा उसमें क्या होगा? पहला, एवरेज। अच्छा, आप मुझे बताइए आगे चलने से पहले, इससे तो एग्री करते हैं ये परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, मोनोपोली की भी बात नहीं कर रहा, ओलिगोपोली की भी बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसी में डिफरेंस, दोनों कंडीशन इसी में पूरी हो रही होती हैं कि एंट्री भी फ्री है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। परफेक्ट कंपटीशन होता है तो प्रोडक्ट होमोजेनस होती है। इसमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताइए क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल? नॉर्मल प्रॉफिट। पक्की बात है नॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा बताइए, फर्म एफिशिएंट होती है कि निस्बतन इनएफिशिएंट होती है? क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म क्या मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे इसका इक्विलिब्रियम होता है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ज्यादा? मिनिमम पे सिर्फ एक फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म। उसका मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे इक्विलिब्रियम होता है। आपने डायग्राम ड्रा की है? जरा देखिए, अभी खुद से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम ड्रा करके देख लें। उसका इक्विलिब्रियम मिनिमम एवरेज कॉस्ट में नहीं आएगा। करके देखें, अभी करके देखें, अभी करके देखें। परफेक्ट, एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ड्रा करें, दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ड्रा करें। है दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी फर्म एफिशिएंट है, कौन सी एफिशिएंट नहीं। एफिशिएंट फर्म वो होगी जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट कर रही होगी, इनएफिशिएंट वो होगी जो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट नहीं कर रही। जरा ड्रा करके मुझे बताइए, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का इक्विलिब्रियम क्या मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे है? और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म का इक्विलिब्रियम क्या मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फर्म का इक्विलिब्रियम मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे नहीं होता, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे नहीं होता। चेक कर लें भाई, अगर 3-4 स्टूडेंट ने भी डायग्राम बना ली तो वो कंफर्म कर लें, क्या इक्विलिब्रियम मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे आ रहा है? वो नहीं आता। अब बताइए, क्या पहली ऑप्शन एवरेज कॉस्ट वुड बी एट इट्स मिनिमम पॉसिबल लेवल, क्या एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होगी? ये ऑप्शन गलत हो गई। एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे नहीं होगी, मिनिमम पे तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की होती है। दूसरा, एवरेज कॉस्ट वुड बी अबव इट्स मिनिमम लेवल। हाँ, ये ठीक है रे, एवरेज कॉस्ट मिनिमम लेवल से अबव होगी। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की एवरेज कॉस्ट मिनिमम पे होती है।
अबव होगी। अब ये बी सी और डी तीनों ही ठीक है। अगली कंडीशन देखते हैं, पी वुड बी अबव दैट एवरेज कास्ट, प्राइस एवरेज कास्ट से ज्यादा होगी। क्या सही कह रहा है? प्राइस अगर एवरेज कास्ट से ज्यादा हो तो वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देता है? नहीं, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। प्राइस पी वुड बी इक्वल टू दैट एवरेज कास्ट, प्राइस एवरेज कास्ट के इक्वल होगी। हाँ ये ठीक है कि एवरेज कास्ट मिनिमम पे नहीं होगी, लेकिन प्राइस एवरेज कास्ट से, भाई प्राइस एवरेज कास्ट से इक्वल होगी तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है? लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल। ठीक है, और क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इक्विलिब्रियम मिनिमम एवरेज कास्ट पे होता है? नहीं, एवरेज कास्ट से हाई पे होता है। सी ऑप्शन, डी से देख लेते हैं क्यों गलत है। AC वुड बी अबव इट्स मिनिमम लेवल, ये सही कह रहा है, बट P वुड बी इक्वल टू दैट मिनिमम। नहीं 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 नहीं, P इक्वल टू मिनिमम नहीं होगा, बल्कि इक्वल टू एवरेज कास्ट होगा, और एवरेज कास्ट मिनिमम से ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं? इस MCQ, ये अच्छा MCQ, किसके साथ निशान मार्क कीजिए, ये बहुत अच्छा MCQ बनाया उसने। इसमें उसने एक तो हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट टेस्ट किया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, और दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अगर हमें पता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पहचान लिया ये तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा है जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और फ्री एंट्री कह रहा है, और जब वो कह रहा है कि जी नॉट एट मिनिमम लेवल, तो हमें पता चल गया इम्परफेक्ट कंपटीशन कभी भी मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे नहीं होती। और जब उसने कहा एवरेज कास्ट इज इक्वल टू पी, तो हमें पता चल गया कि ये तो उसी बात लॉन्ग रन की बात कर रहा है। लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, यानी प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट। भाई कुछ समझ आया आपको? ये बहुत अच्छा उसने क्वेश्चन बनाया है जी। और कोई क्वेश्चन? 103, एट ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट प्रॉफिट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइज, देखें अगर एक प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होता है इकोनॉमिक्स में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, MC इज इक्वल टू MR, यही इक्विलिब्रियम होता है ना, यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। क्या इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाजमी है कि प्रॉफिट आएगा या लॉस भी हो सकता है? इकोनॉमिकली सुन लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट पे लॉस भी हो सकता है। आप कहेंगे सर ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब तो यह है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, इस पे लॉस कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है वो मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट फर्म के लिए जिसमें वो ऑपरेट कर सकती है। आपको पता है लॉस को भी इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कहते हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट, शाबाश, सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वो भी हो सकता है जिसपे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो, और वो भी हो सकता है जिसपे सब नॉर्मल प्रॉफिट कम से कम हो। सब नॉर्मल प्रॉफिट कम से कम होना, इसमें भी तो प्रॉफिट है। अगर एक कंपनी, मुझे बताइए इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं, एक कंपनी की कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये प्रॉफिट में है? कह सकता हूं, सब नॉर्मल प्रॉफिट में है। तो जब हम कहते हैं ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसमें दोनों कंसेप्ट होते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और सब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट की टर्म दोनों को कवर कर रही होती है। ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, कह रहा है प्रॉफिट आर ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू जीरो, नहीं। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज, नहीं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कौन सा होता है वाला? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, और वो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? नन ऑफ द अबव। नहीं समझ आया ना?
जी, इकोनॉमिक्स में लॉस को भी प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? सब नॉर्मल प्रॉफिट। इसीलिए इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों को हम एक ही टर्म में बोले तो हम कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट एक ही टर्म है जी। और कोई क्वेश्चन? वन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है वो किस में पढ़ा हुआ है? क्या हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है? किसका किसके साथ? पेरिशेबल गुड का? नहीं भैया, ये अभी ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। अगर डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक है तो मुझे बताइए प्राइस बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू क्या होगा जी? जब इनइलास्टिक हो, डिमांड इनइलास्टिक है, अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे टोटल रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिमांड इलास्टिक है पहले वाले केस में तो मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, यानी अगर डिमांड इलास्टिक है, हमने प्राइस को कम किया तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा, डिमांड इज इलास्टिक, नहीं इसको पेंडिंग कर दें, मैं इसको जरा देख लूं, इसमें लगता है शायद कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, इसको पेंडिंग कर लें, इसको कल डिस्कस करते हैं। 110 क्वेश्चन 110 एमसीक्यू पेंडिंग कर लें जी। और की क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? 111 से 118, 111 से 118 तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? के करके नहीं आए? कितने स्टूडेंट ने ये सारे क्वेश्चंस किए हैं 111 से 118 तक? चलिए ठीक है, और बाकी इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ए नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? ए मार्केट इन विच इंडस्ट्रीज आउटपुट can be efficiently produced only by a single firm। ठीक है, अच्छा, और बी में भी कह रहे हैं मार्केट इन विच इंडस्ट्रीज आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल फर्म। फर्क क्या? एफिशिएंटली। असल में नेचुरल मोनोपोली उस मोनोपोली को कहते हैं जिसमें लोग आ तो सकते हैं, ठीक है, बैरियर्स ऑफ एंट्री होता है सिर्फ कॉस्ट की वजह से। आपको पता है बैरियर्स ऑफ एंट्री बहुत से हैं, लीगल भी है, स्ट्रेटेजिक भी है, स्ट्रक्चरल भी है। अगर कोई मोनोपोली इस वजह से मोनोपोली है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टार्ट करने के लिए हाई फिक्स कास्ट की जरूरत होगी, स्टार्ट करने के लिए हाई फिक्स कास्ट की जरूरत होगी, तो फिर उसे नेचुरल मोनोपोली कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में वासा है या वापडा है, इनकी नेचुरल मोनोपोली है, क्योंकि न्यू फर्म अगर आएगी उसके लिए इतनी ज्यादा हैवी फिक्स कास्ट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करना पड़ेगी कि उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी, और जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी आपको पता है हम उसे इनएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी मार्केट जिसमें सिर्फ एग्जिस्टिंग फर्म एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, एफिशिएंटली से मुराद मिनिमम कॉस्ट पे, वो नेचुरल मोनोपोली कहलाती है।
नेचुरल मोनोपोली किस वजह से क्रिएट होती है? क्योंकि उस इंडस्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से न्यू फर्म नहीं एंटर हो सकती। एंटर हो भी जाए तो उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, हाई फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। इसे कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी, ए या बी? ए। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए इसको क्लोज करते हैं हम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बाय यूज ऑफ क्वेश्चन 11 चैप्टर 1 में क्वेश्चन 11 के ऊपर आइए। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। व्हाट टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड बाय स्कूल। स्कूल की एग्जांपल से कह रहा है कि बताइए उसमें लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल कौन है, एंटरप्रेन्योर कौन। तो स्कूल की एग्जांपल को अगर सामने रखे, उसमें लैंड क्या चीज है, वो जगह जहां पे स्कूल की बिल्डिंग मौजूद है, और लेबर क्या है, टीचर, और कैपिटल क्या है, वो बिल्डिंग, बिल्कुल बिल्डिंग। और इवन ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी कैपिटल कहलाता है। ठीक है, ये जो एसी है ये भी कैपिटल है जी। और एंटरप्रेन्योर, हाँ जी बिल्कुल, ये जो बेंच इन पे आप बैठे हैं ये भी कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर कौन है, प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल जी। ये क्लियर हो गया। कह रहा है स्कूल की एग्जांपल को सामने रखे मुझे बताइए कि उसमें फैक्टर प्रोडक्शन क्या होंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करें जी। आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे इसे एब्रीविएट कर लें पीपीएफ या चाहे एब्रीविएट कर लें पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कहता है ये क्या होता है? वैसे नाम से कुछ थोड़ा हमें अंदाजा हो जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी ये प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है कि मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है जो एक इकोनॉमी कर सकती है। इस कंसेप्ट को पढ़ते हुए आपको प्रीवियस एक कंसेप्ट याद आएगा, आपने बताना है वो कंसेप्ट कौन सा है। लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which an economy can produce using all of its resources efficiently। ये कॉम्बिनेशन है, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, कितनी चीजों के? टू गुड्स के। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे? यूजिंग ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अगर वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करे एफिशिएंटली। मुझे बताइए रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? इनपुट भी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी। एक इकोनॉमी जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी, इसमें जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, पाकिस्तान अपने सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एफिशिएंटली यूज करे तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन होगी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, उस कर्व को कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आप लोगों ने गलत जज किया, ये बजट लाइन नहीं है, ये इंडिफरेंस कर्व से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच, वहां पे क्या था? वेरियस कॉम्बिनेशन। यहां पे भी वेरियस या डिफरेंट एक ही बात। उधर भी टू गुड्स था, इधर भी टू गुड्स है। विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, वहां पे क्या हमने पढ़ा था? विच गिव
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वैसे अगर बजट लाइन के साथ भी मिला लें तो ठीक है, डेफिनेशन उससे भी मिलती जुलती है, लेकिन असल में, हाँ जी बिल्कुल, असल में ये इसकी जब शेप हम ड्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये इंडिफरेंस कर्व के साथ इसकी कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस भी है, पर बजट लाइन भी गलत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थ्योरेटिकली बिल्कुल मिलती है। ठीक है, मान लिया हमने। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है क्या? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी वहां हमने ये पढ़ा था, कंज्यूम किया था कि कंज्यूमर हमारा सिर्फ दो चीजें कंज्यूम कर रहा है। यहां पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि कंट्री में सिर्फ दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। असल में ये अजम्पशन रियल नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा है वो आपको इस अजम्पशन से भी समझ आ जाएगा। कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा है कि हर कंट्री की, हर इकोनॉमी की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। हर इकोनॉमी, हर कंट्री की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो कितनी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि हम सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें अगर एक चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो दूसरी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। हम हर चीज की प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं कर सकते। कंसेप्ट ये समझाना चाह रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या क्या, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इसका मतलब है चीजें कितनी होगी? दो। ठीक है, टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब देखिए शेड्यूल में वो हमें एग्जांपल्स के जरिए से एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा है पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पॉइंट ए, कि इकोनॉमी चाहे तो दो प्रोडक्ट्स कौन सी अज्यूम किए हैं, एक मिसाइल, एक वीट। कहता है या तो आप जंग के लिए चीजें इकट्ठी कर सकते हैं या आप खाने पीने के लिए चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। मिसाइल और वीट, ये दो एग्जांपल्स हैं। पॉसिबिलिटी ए क्या है कि हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वीट पे लगाएं। मिसाइल 0, तो वीट के कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे? 15। कहते हैं अगर फर्ज कीजिए ऑप्शन बी, हम 1 यूनिट मिसाइल का प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी पाकिस्तान में, तो फिर वीट के कितने यूनिट होंगे? 14। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी, कि मिसाइल के यूनिट कितने हो गए? 2, और वीट के यूनिट्स कितने? 12। फिर इसी तरह मिसाइल के अगर 3 यूनिट करें तो जाहिर है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सारे तो लिमिटेड है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है लिमिटेड है। अगर हम उन रिसोर्सेज को एक साइड पे लगा रहे हैं चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, तो डेफिनेटली दूसरी साइड के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। अगर हमारे पास टोटल लेबर फिक्स फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो हम अगर लेबर को मिसाइल में लगा रहे हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यह है कि वीट में लेबर कम हो रही है। इसलिए आप देखें कि जहां जैसे जैसे मिसाइल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, दूसरी तरफ वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, तो ये उसने हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दे दिए। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें एक बात तो हमें समझ आ रही है, क्या? कि एक चीज की क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी चीज की क्वांटिटी कम हो रही है। ये क्यों हो रही है? इसलिए कि हमें रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ते हैं। अगर एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज इस वीट से शिफ्ट करने पड़ेंगे मिसाइल की तरफ। इसलिए जैसे जैसे मिसाइल जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे वीट की क्वांटिटी कम हो रही है। लेकिन इसमें यह बात आसानी से समझ आ जाती है। इसमें लेकिन एक और हिडन कंसेप्ट भी है। वो क्या है? वो ये है कि चले गुड ए के इंक्रीज होने से गुड बी कम हो रही है, ठीक है, लेकिन इनकी अगर आप रेशो देखें, रेशो सेम नहीं है। रेशो सेम नहीं है, यानी असूली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि अगर मिसाइल का 1-1 यूनिट बढ़ रहा हो, वीट का 1-1 यूनिट कम हो जाए, लेकिन इनकी जो रेशो है वो सेम नहीं है। आपको याद है इंडिफरेंस कर्व में भी इसी तरह था।
हमने ये पढ़ा था उसका स्लोप डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि एक चीज को इंक्रीज करने के लिए दूसरी को डिक्रीज करना पड़ता है। लेकिन फिर हमने पढ़ा था ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। वो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन था या कनकेव टू द ओरिजिन? कन्वेक्स। और आपको पता है उसकी हमने रीजन क्या पढ़ी थी? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश डिक्रीज कर रहा है। यहां पे मुझे सोच के बताइए कि अगर वो टर्म मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज करें, वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है? यहां पे देखिए, यहां पे वो क्या था रेशो, आपको रेशो याद है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद है? तो हमने कहा था जो खोया वो पहले और जो पाया वो बाद में। तो यहाँ पे जो हमने कितना खोया वीट को, इस यहाँ पे तो कुछ नहीं, कितना 1:1। यहाँ पे कितना 2:1। मिसाइल एक से ही गेन कर रहे हैं, लूज कितना कर रहे हैं 2। यहाँ पे लूज कितना किया, गेन कितना किया 1। यहाँ पे 4:1 और यहाँ पे 5:1। चाहे थोड़ी देर के लिए रुक के इंडिफरेंस कर्व के टेबल के साथ कंपेयर कर ले। यहां पे ये जो रेशो है ये इंक्रीज हो रही है, वहां पे रेशो डिक्रीज हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेशो डिक्रीज हो रही हो तो कन्वेक्स है, अगर ये वाली रेशो इंक्रीज हो रही हो तो शेप क्या आएगी, कनकेव। तो हमने इंडिफरेंस कर्व में इसको नाम दिया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में इसका नाम है MRPT, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कंसेप्ट वही है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, कंसेप्ट वही है, नाम बदला सिर्फ, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था हमने कि एक चीज की अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, कि एक चीज के एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए दूसरों को कितना प्रोड्यूस किया, दूसरों को कितना कंज्यूम करना पड़ा। एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, प्रोड्यूसर के पॉइंट कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी गुड के कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया। समझ आया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कंसेप्चुअली फर्क कोई नहीं है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वहां पे इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व में, पहला कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स याद है आपको? डाउनवर्ड स्लोप। क्यों डाउनवर्ड स्लोप? कि एक चीज की कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए दूसरे की डिक्रीज करना पड़ती है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप। फिर दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक पड़ी थी? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका ये क्यों है कन्वेक्स टू द ओरिजिन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज क्यों करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के सिमिलर कंसेप्ट यहां पे बताइए कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके दो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? पहला डाउनवर्ड स्लोप। ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों है भाई? इसलिए कि अगर एक ही क्वांटिटी प्रोडक्शन इंक्रीज करे तो चूंकि हमारे रिसोर्सेज तो फिक्स्ड है, तो बी की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है? डिक्रीज। अब देखें, अभी हमने ड्रॉ नहीं किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, लेकिन क्या आप ड्रॉ किए बगैर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड, क्योंकि जैसे जैसे एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें दूसरे की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है आपके सामने है। तो एग्री करते हैं कि जब ड्रॉ करेंगे इसका स्लोप डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अगर गुड ए की प्रोडक्शन इंक्रीज करें बी की प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ती है। दूसरा कनकेव टू द ओरिजिन, इसकी शेप जो होगी कनकेव टू द ओरिजिन होगी। कनकेव टू द ओरिजिन क्यों? कनकेव कन्वेक्स क्यों नहीं होगी भाई? कन्वेक्स तब होती जब ये डिक्रीज कर रहा होता, स्ट्रेट लाइन तब होती जब ये सेम होता। कनकेव इसलिए है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। फिर से बताइए,
मार्जिनल रेट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी शेप क्या है? कन्वेक्स, स्ट्रेट या कनकेव? क्यों कनकेव क्यों है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही होती तो शेप क्या आती? अगर सेम होती तो शेप क्या आती? स्ट्रेट लाइन। ये इंक्रीज कर रही है तो शेप क्या आएगी? कनकेव टू द रीजन। यहां पे थोड़ी देर रुकते हैं। कंसेप्ट कुछ तो हमें समझ आया, लेकिन अभी कंप्लीट पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। हम पहले डायग्राम ड्रा करते हैं इसकी, फिर देखते हैं कि क्या ये जो बातें हम सीख रहे हैं क्या वाकई ही डायग्राम इसी तरह बनेगी। एक्स एक्सिस पे अब देखें, जब हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया था तो एक्स एक्सिस पे क्या था? गुड ए। वाई एक्सिस पे क्या था? गुड बी। दोनों साइड पे गुड्स थे, कहीं प्राइस या कॉस्ट वगैरह तो नहीं थे। तो यहां पे भी हमारे एक्स एक्सिस पे गुड है यानी मिसाइल, और वाई एक्सिस पे गुड बी यानी वीट। अब हमने कर्व ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 0 1 2 3 4 5। अब उसी तरह हम जो है वो डिफरेंस को मेजर करके पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 के जरिए से। ये हमारा 0, यहां आ गया 1 2 3 4 5। चलिए ये ले 5 1 2 3 4 5। अच्छा, तो यहां पे अच्छा मुझे बताइए, मैंने यहां पे नंबरिंग कहां तक करनी है? 15 तक। तो मैं पहले देख लूं डिस्टेंस कितना होना चाहिए। 4। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि नहीं 3 का 4 का रख लेते हैं। 3 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना वो भी हो सकता है 3 का भी, लेकिन वो थोड़ा 3 ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ले जाए, चले ये ले। अब ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। 3 6 9 12 15। चलिए 3 6 9 12 15। अब देखिए यहां का डिस्टेंस इक्वल इसके साथ होना जरूरी नहीं, इनका आपस में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए 1 2 3 4 5। इनका भी आपस 3 6 9, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब मुझे बताइए, जब ए ऑप्शन ए क्या है? मिसाइल 0 वीट 15। मिसाइल 0 वीट कितना है? 15। ये हमारी कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी पे क्या है? मिसाइल 1 वीट 14। मिसाइल 1 रिवीट क्या? 14 तकरीबन यहां पे आएगा। बी पॉइंट क्लियर है। सी मिसाइल 2 वीट 12। मिसाइल 2 वीट 12, ये सी पॉइंट। भाईजान इधर, मेरे भाई इधर, मैं आपको इधर समझा रहा हूं कुछ। ए बी और सी 3 पॉइंट क्लियर। इसके बाद डी, मिसाइल के यूनिट कितने? वीट के 9। मिसाइल 3 वीट 9। ये ले भाई पहली बस करवा दी है। ये आ गया हमारा डी। ई क्या है? मिसाइल के 4 वीट के 5। मिसाइल के 4 वीट के 5, ये तकरीबन ये ई। और एफ क्या है? मिसाइल के 5 वीट के 0, ये हमारा एफ। जी देखिए पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है हमने? इन पॉइंट्स को मिला देना है। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? और देखें मैं
अब मुझे खुद बताइए, अब खुद बताइए, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है? क्या ये कनकेव टू द ओरिजिन है? बिल्कुल कनकेव टू द ओरिजिन है। और इस कर्व का नाम क्या है? पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्शन, फिर जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू। देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहे हैं आपके सामने, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे? यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली, अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करते हुए। पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब मुझे बताइए पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या पॉइंट डी अचीव कर सकती है? सी कर सकती है? ई कर सकती है? शर्त क्या है? सारे के सारे रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एफिशिएंटली यूज करना है, एफिशिएंटली यूज करना है। अगर इनएफिशिएंटली यूज किया तो क्या डी ऑप्शन सेलेक्ट की जा सकती है? नहीं, वो फिर इनसाइड आ जाएगा अगर इनएफिशिएंटली यूज किया तो ये हम। अच्छा, फिर वो कहता है अच्छा ये बताइए आखिरी, ये अहम चीज आज के लेक्चर में, टेक्निकल, आखिरी टेक्निकल चीज के हमने इंडिफरेंस कर्व में तो पढ़ा था कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। क्यों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज करता है। क्यों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से। यहां पे आ जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कनकेव टू द रीजन, क्या है? क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये इंक्रीज क्यों कर रहा है? वो कहता है रीजन सुनिए, इसलिए कि इकोनॉमी के अंदर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड ए बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड बी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। वो कहता है देखिए बी से सी पे आए, बी से सी पे आए तो इकोनॉमी ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन पे है, बी की निस्बत सी में, सी की निस्बत डी में ज्यादा बेनिफिशियल पोजीशन पे है। यहां पे आप देखें, अब आप खुद बताइए कि ए पोजीशन बेहतर है या बी? बी, क्योंकि बी में मिसाइल का भी 1 यूनिट है और वीट का सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया। इसी तरह बी, सी ऑप्शन में मिसाइल के 2 यूनिट, वीट के 12। कहता है इकोनॉमी में सारे के सारे लोगों को वीट प्रोड्यूस करने पे लगाएं, ये भी बेनिफिशियल नहीं। इकोनॉमी में सारे के सारे लोगों को मिसाइल प्रोड्यूस करने पे लगाएं, ये भी बेनिफिशियल नहीं, बल्कि इन बिटवीन डिसीजन करना चाहिए। जैसे मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में सारे लोग अगर इंजीनियर बना दिए जाएं, क्या ये बेहतर सिचुएशन है? सारे लोग जो है डॉक्टर बना दिए, ये बेहतर सिचुएशन है? नहीं, क्योंकि कुछ लोगों में इंजीनियरिंग स्किल बेहतर है, कुछ में मेडिकल की स्किल्स बेहतर हैं। तो जिनमें जो स्किल बेहतर है उसे उसी साइड पे लगाया जाए, ये ज्यादा इकोनॉमी के लिए बेटर ऑप्शन है। यही वो बता रहा है। इसलिए कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग मिसाइल एंड सम रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग वीट। देयरफॉर इकोनॉमी को डिसीजन क्या करना चाहिए कि कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना चाहिए। कुछ कुछ बात समझ आई? नहीं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व क्या है? इट इज व्हेन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। देखिए 2 गुड्स हैं, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, which an economy can produce using all its resources efficiently। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डाउनवर्ड स्लोप। क्यों डाउनवर्ड स्लोप है? देखिए स्लोप डाउनवर्ड ही है ना, अपवर्ड तो नहीं है। क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि एक चीज की क्वांटिटी को प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, दूसरे की प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ती है। रिसोर्सेज जाहिर है हमारे पास लिमिटेड है। और फिर इसके बाद कन्वेक्स टू द ओरिजिन या कनकेव? कनकेव। कनकेव क्यों है? क्योंकि कुछ मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज सम रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग गुड ए एंड सम आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग गुड बी। कुछ समझ आए? अच्छा,
कह रहे इसके अंदर कुछ कंसेप्ट भी छुपे हुए हैं, अगर कहें तो कंसेप्ट्स देख लें हम वो भी। पहला कह रहा है अपॉर्चुनिटी कास्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अपॉर्चुनिटी कास्ट नजर आ रहा है इसमें? किधर है? कहता है अगर आप पॉइंट बी से सी पे जाएं तो मिसाइल की एक प्रोडक्शन बढ़ी, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? 2 लॉस्ट यूनिट ऑफ व्हीट। और अगर सी से डी पे जाएं तो एक मिसाइल का यूनिट इंक्रीज हुआ, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? 2 लॉस्ट यूनिट्स ऑफ व्हीट। हाँ जी 3 लॉस्ट यूनिट्स ऑफ व्हीट। ठीक है 12 से 9 पे है 3 लॉस्ट यूनिट्स ऑफ व्हीट। और अगर हम डी से ई पे आए, मिसाइल का एक यूनिट इंक्रीज हुआ, इसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? 4 लॉस्ट यूनिट ऑफ व्हीट। जी कुछ समझ आया अपॉर्चुनिटी का? अब नजर आया अपॉर्चुनिटी कास्ट? चलिए और एग्जांपल कह रहे हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कंसेप्ट भी यहां नजर आ रहा है। भाई वो कैसे? इकोनॉमी सी पे ऑपरेट कर सकती है, डी पे ऑपरेट कर सकती है, शर्त क्या है? सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करें। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता चलता है ये जे पॉइंट पे है, अगर एफिशिएंट होती तो यहां पे ना होती, इनएफिशिएंट। आखिरी कंसेप्ट हाँ यहां पे जी बताइए, ओ पॉइंट इम्पॉसिबल। क्यों? रिसोर्स। लेकिन कहता है गैस कीजिए एक सिचुएशन में पॉसिबल है ओ पॉइंट अचीव करना। क्या क्या सवाल दोबारा रिपीट करके दोहरा रहा हूं, मुकर्रर। वो कहता है कि ओ पॉइंट अचीव नहीं हो सकता विद गिवन रिसोर्सेज, लेकिन एक सिचुएशन में ओ पॉइंट अचीवेबल है। क्या? रिसोर्सेज बढ़ा लिए जाए। और हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं भला? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा लें, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कह रहा है लैंड को बढ़ा दें, इंक्रीज इन लैंड हो जाए, लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कैपिटल में इंक्रीज हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी में, लोगों की स्किल्स में इंक्रीज हो जाए। तो इन शॉर्ट एक लफ्ज में अगर बात खत्म करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे इंक्रीज हो जाएं, तो बताइए क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इधर ही रहेगा? नहीं, वो तो बल्कि इधर पहुंच जाएगा। ठीक है? ये जो चेंज आया है, शिफ्ट आया है, ये जो शिफ्ट आया है राइटवर्ड किस वजह से आया है? इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इंक्रीज इन रिसोर्सेस। जी बताइए, ग्रोथ का भी कंसेप्ट आ गया। अब ये इकोनॉमी ने ग्रो किया, इकोनॉमी ने ग्रो किया, ये ग्रोथ इन इकोनॉमी को शो करवा रहे हैं हम। जी PPF1 कर लेते हैं उसको, कुछ को समझ आया? क्विक रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले मुझे बताइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है? कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कितने गुड्स? 2 गुड विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। इनएफिशिएंटली हुए तो इनसाइड आ जाएंगे, एफिशिएंटली। फिर कहता है बताओ शेड्यूल, क्या शेड्यूल याद हो गया हमें? क्या है? 2 प्रोडक्ट हैं, एक गुड ए एक बी, मिसाइल व्हीट, 0 1 2 3 4 5, और इस साइड पे 15 14 12 9 5 0। फिर बताइए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का टेबल क्या है? 0 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 15 14 12 9 5 0। डायग्राम बना लेंगे? मुझे कोई नहीं उम्मीद, पक्की बात है बना लेंगे डायग्राम। अच्छा चलिए, अब बताइए डायग्राम बना ली हमने, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डाउनवर्ड स्लोप है, और क्या है?
कनकेव टू द ओरिजिन। आई कैप ने पूछा एक्सप्लेन करो डाउनवर्ड स्लोप क्यों है। हम कहेंगे इसलिए कि अगर एक यूनिट की क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो दूसरी यूनिट की प्रोडक्शन कम करें। रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, इधर से हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगाएंगे ना रिसोर्सेज। और फिर कनकेव टू द ओरिजिन क्यों है? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजेज। और आगे कहेगा अच्छा ये क्यों इंक्रीजेज? Because some of the resources are more efficient in producing good A and some are more efficient in producing good B। फिर जरा मेरे साथ बोलिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कनकेव टू दी ओरिजिन क्यों है? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? बिकॉज some of the resources are more efficient in producing good A and some are more efficient in producing good B। तो अगर सारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो तो ये लाइन स्ट्रेट आ जाए, बजट लाइन बन जाए। शाबाश। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई। क्या अदर कंसेप्ट्स कोई नजर आ रहे हैं आपको? इसमें अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट नजर आ रहा है? कैसे भाई? सी से डी पे आएंगे तो हमने मिसाइल का एक यूनिट बढ़ाया, लेकिन वीट के 12 से 9 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए। यही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक गाय के लिए 3 बकरे कुर्बान किए। शाबाश। ये मिसाइल है भाई, ये गाय नहीं है। हाँ जी, चले बहरहाल ठीक है, कंसेप्ट ठीक है। एफिशिएंसी नजर आ रही है आपको? कहा इन सारे पॉइंट्स पे एफिशिएंसी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के ऊपर जो पॉइंट्स है अगर इनसाइड होंगे वो इनएफिशिएंसी है, आउटसाइड होंगे इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। लेकिन कब हो सकता है? जब इकोनॉमी ग्रो करे। ग्रोथ। और इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आएगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आई के आपने 2-3 नंबर के साथ पूछ लिया, बताओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैसे शिफ्ट करेगा, तो हमने सिर्फ ये नहीं कहना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से, उसको 4 नंबर के साथ एग्जांपल्स बतानी है। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन लैंड। लैंड की एग्जांपल बताओ। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए, ऑयल गैस वगैरह। प्लस फिर इंक्रीज इन लेबर, जैसे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर जो है वो बढ़ जाए, आबादी बढ़ जाए, या एग्जिस्टिंग आबादी को ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाए। लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी ज्यादा आ जाए पाकिस्तान में, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एंटरप्रेन्योर यानी स्किल्स ज्यादा आ जाए, बिल्कुल बिजनेस करने की स्किल्स ज्यादा आ जाए। तो ये हमारे कंसेप्ट्स हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कर्व शो कर रहा है। कुछ समझ आई आपको? नहीं, कोई समझ नहीं आई। पहले जब तक ये ना हमने डिसाइड किया कि 5 रुपए के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि नहीं, अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये तो कल के लिए है। नहीं, आप पूछते ही नहीं होते क्वेश्चन। अच्छा चले फिर ठीक है। होम सेटलमेंट के तौर पे आपने खास तौर पे ये अहम कंसेप्ट है चैप्टर 1 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। खास तौर पे क्वेश्चन 18 ये आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं, आपने इसको ड्रॉ करके लाना है। क्वेश्चन 18 को ड्रॉ करके लाना। देखिए